तो भाई सबने वो वीडियो तो देखी होगी ना, वो ऑनेस्ट इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, जिसमें एक मास रिक्रूटर आता है एंड वो किलो के भाव पाव के भाव इंजीनियर्स उठा के लेके जाता है। एंड वो गाना भी सुना होगा, मास रिक्रूटर सबका मसीहा, मास रिक्रूटर सबको जॉब देगा। तो वो गाना भी सुना होगा आप लोगों ने। तो जानेंगे कि आईटी इंडस्ट्री की क्या हालत है, आईटी जो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें इतनी कम सैलरीज क्यों होती है इंजीनियर्स की, इतनी मोनोटनस काम क्यों होता है, एंड क्या इनको ज्वाइन करने का कोई अपसाइड है, लाइक आपको क्या इन्हें ज्वाइन करना चाहिए, कोई बेनिफिट है। बेनिफिट डेफिनेटली हैं, आगे डिस्कस करते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फोकस करते हैं कि इनकी सैलरीज इतनी कम क्यों है। वो समझने के लिए हमें समझना होगा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। ये जितनी भी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो बेसिकली ये बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूएस के स्टार्टअप हो, आपको एक रिक्वायरमेंट निकाली आपने कि एक वेबसाइट बनवानी है, उस पर बिड करेगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो या जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। अब इनमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? वेबसाइट तो एक ही तरीके से बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि इन्फोसिस सोना जड़ देगा उस वेबसाइट में, टीसीएस नहीं कर पाएगा कुछ, ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रह जाता है वो होता है कॉस्ट। तो जो सबसे कम बिड करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। यही काम होता है freelancer.com पे, तभी लोग परेशान रहते हैं freelancer.com पे कि सर प्रोजेक्ट नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, मैं इतना कम बिड करता हूँ। एंड एक्चुअली में बहुत कम बिड होती है। आप देखोगे कि 10-10 हज़ार में लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने को तैयार होते हैं कि जस्ट बस उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाए। तो यही काम होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, वो लो बिड करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें अगर प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो क्योंकि पैसे कम आते हैं तो उनकी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी सैलरीज भी कम रहती हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम रहती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि इसमें जो इनको काम मिलता है वो आउटसोर्स काम होता है एंड उनमें इतना टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल एक कंपनी है जो कि अपने स्टोर्स का जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, जो आप पे करके जाते हो तो उसका ऑर्डर मैनेजमेंट का बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस को उसने आउटसोर्स कर रखा है। तो वो सारा इन्फोसिस हैंडल करती है, बट जो एक्चुअल R&D होती है वो एप्पल करती है। इन्फोसिस के पास इतना R&D वाला काम कोई नहीं आता। तो ये जो R&D वाला काम नहीं होता तो फिर ये इतने अच्छे टेक्निकल इंजीनियर्स भी नहीं उठाती जिनको R&D वगैरह करनी पड़े। तो इसलिए इन्फोसिस कैन अफोर्ड टू हायर नॉट सो हाईली टेक्निकल साउंड इंजीनियर्स। फिर बाद में वो लाके आपने देखा होगा कि उन्हें ट्रेन करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। उसका यही रीज़न होता है कि वो इंजीनियर्स इतने साउंड नहीं होते टेक्निकली। मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मोस्टली यही होता है कि इंजीनियर्स इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते। दैट्स वाई दे कैन हायर देम एट सच लो सैलरीज एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू ट्रेन देम। तो थर्ड पॉइंट जो है वो यही है कि इनकी ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च होते हैं फिर। तो जब तक आप इन्फोसिस की 6 महीने की ट्रेनिंग में रहते हो वो आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, बट आप उनके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। एंड एक रिस्क ये होता है कि आप बाद में छोड़ के भी जा सकते हो। तो इसलिए भी वो उनकी सैलरीज को कम रखती हैं, क्योंकि उन्हें बाद में किसी ना किसी तरह तो रिकवर करना ही है, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग का खर्चा उठा रहे हैं, वो टीचर की खर्चा उठा रहे हैं जो कि आपको पढ़ाएगा, वो आपके फैसिलिटीज़ का जहाँ पर रहोगे उसका खर्चा उठा रहे हैं। तो और फिर आपको सैलरीज भी दे रहे हैं। तो इसलिए जो सैलरीज हैं, जो बाद में एक्चुअल सैलरीज आती हैं, वो थोड़ी कम रहती हैं। तो यही 3 रीज़न है कि सैलरीज कम क्यों रहती हैं। अगर आपको कुछ और भी पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो अब बात करते हैं कि क्या इनको ज्वाइन करने का कोई अपसाइड है, कोई बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है वो है, अभी हम सब ने देखा कि कोरोना के टाइम में कितने स्टार्टअप्स में बस होड़ लग गई, कौन कितने फायर कर सकता है एम्प्लॉयज़, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, बस सब ने बहती गंगा में हाथ धोया है। तो इन जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनके पास काफ़ी कैश फ्लो होता है, ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन में, आप इन्फोसिस वगैरह की बैलेंस शीट्स देख सकते हो, दे आर रिमार्केबल, लाइक वो बहुत अच्छी पोजिशंस में है and they can afford to lose a bit of money and not to fire people, and this is also in good fit। तो ये कंपनीज फायर नहीं करती इतनी आसानी से। तो अगर आप एक एवरेज इंजीनियर भी हो तो भी आपकी जॉब सिक्योर्ड है। यू डोंट नीड टू बी अ रियली रिमार्केबल इंजीनियर, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट रिमार्केबल, इफ़ यू डोंट डिलीवर ऑन टाइम, दे कैन फायर यू। तो इसलिए इन कंपनीज में फायरिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती एंड दैट्स वाई योर जॉब इज़ सिक्योर। एंड जब लोग 35-40 के बाद हो जाते तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें एक सिक्योर जॉब मिले, एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज आर अ रियली गुड ऑप्शन फॉर दैट। तो अगला जो बेनिफिट है वो है ऑन साइट का। ऑन साइट यानी कि अगर एक यूएस बेस्ड क्लाइंट है तो कई बार कंपनीज आपको यूएस भेज देती हैं ताकि आप उस क्लाइंट की एक्चुअल लोकेशन पे जाके उस प्रोजेक्ट को या तो डिप्लॉय कर सको या मेंटेन कर सको। तो फिर आपकी जो सैलरी होती है वो इतनी कम नहीं रहती, वो यूएस के हिसाब से होती है। एंड अगर आप वहाँ पे फ्रूगली स्पेंड करते हो तो आप कैसे पैसे घर भेज सकते हो, एंड फिर अगर उन्हें रुपये में कन्वर्ट करो तो आप साल का ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख बचा लेते हो। तो ये मैंने काफ़ी पढ़ा है कोरा वगैरह पे, एंड मैंने कभी नहीं देखा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई इंजीनियर, एंट्री लेवल इंजीनियर या फिर 3 से 4 साल वाला इंजीनियर भी
इतने ज़्यादा पैसे सेव कर सके इन 1 कैलेंडर ईयर। एंड दिस इज़ पॉसिबल इन सर्विस बेस्ड कंपनीज बिकॉज दे हैव टन्स ऑफ मनी एंड दे हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगली बात करते हैं कि फाइनली कि आपको इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। तो यार मेरे को लगता है कि अगर आपको वर्क प्रेशर इतना पसंद नहीं है, अगर आपको इतना ज़्यादा 24 घंटे काम नहीं करना, इतने स्ट्रेस में काम नहीं करना, तो आप इन्हें डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच वर्क, 9 to 5 बेसिक जॉब है। अपना डेस्क पे रहो, थोड़ा बहुत काम करो, अपना कॉफ़ी ब्रेक्स वगैरह लो एंड यू कैन बी चिल्ड आउट। यू विल हैव अ गुड लाइफ, ऑल द सैलरी कम होगी बट यू हैव अ चिल्ड आउट लाइफ। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अपना स्टार्ट करो तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, थोड़ा आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कंपनीज बहुत अच्छी है। एंड इनफैक्ट कई लोग इसके लिए ज्वाइन करते हैं कि एक बार इस कंपनीज में घुस जाएं, थोड़ी सैलरीज वगैरह ड्रॉ करें एंड फिर उसके बाद जाके एमबीए के लिए प्रिपेयर कर लें। तो वो वहाँ पे होते हैं, एमबीए के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, जब बेंच पे होते हैं तो वो एमबीए के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। बेंच का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, अब वो जाके देख सकते हो। बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट नहीं होता तो इंजीनियर को कहा जाता है कि तुम बेंच पे बैठो। बेंच मतलब कोई साइड में बेंच नहीं लगी होती। बेसिकली इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट पे डिप्लॉयड नहीं होता, कोई कोडिंग वगैरह काम नहीं करता, बस उसे ऑफिस आना होता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कई बार आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ जो एम्बेडेड पे काम कर रहा है, तो वो बल्ब वगैरह से फिडल करते रहता है, आईओटी के बल्ब, कोड से उसने बल्ब जला दिए, इन सब कामों में लगा रहता है। तो कई बार आपको अच्छी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारा ही काम वहाँ पे मोनोटोनस है। एंड अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो बाद में ये फ़ायदा होता है कि आप जब जॉब स्विच करते हो तो अब आप एक हायर पैकेज डिमांड कर सकते हो, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नीश है एंड उसमें डेफिनेटली इंजीनियर्स कम होंगे एंड डिमांड हाई होगी। तो ये थे वो सारे रीज़न जिसकी वजह से आपको ज्वाइन करनी चाहिए एक सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड के तो आपको रीजंस पता ही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा एंड अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं, आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मेरे को इंस्टा पे भी यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी जवाब दे दूँगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।